हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने आर्टिकल नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिया था। राइट। तो आज दोस्तों अपने आर्टिकल नंबर 101 से लेके 100 ऑन डिस्कस करेंगे। 101 डिस्कस करने से पहले दोस्तों जो प्रीवियस अपनों ने पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। राइट। ताकि दोस्तों कनेक्टिविटी बनी रहे, चीज़ें जो क्या है एक जगह सिमटी रहे, बिखरे ना। राइट। तो हमारे सिलेबस के अंदर है दोस्तों 1, 5, 12, 14, 14A और 20 पार्ट। भाग नंबर 1 दोस्तों आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। पहला आर्टिकल दोस्तों भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघीय व्यवस्था लागू है। 2 नंबर के अंदर दोस्तों क्या था, नया स्टेट बना सकते हैं। 3 नंबर के अंदर दोस्तों क्या था, नाम, सीमा, बाउंड्री। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा राज्यों को तोड़ सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रावधान थे। 4 नंबर के अंदर था कि 2 और 3 को यूज करना है तो आर्टिकल 368 का यूज नहीं करना। संविधान के अंदर संशोधन आपको नहीं करना है। सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करवा के ये काम आप कर सकते हो। भाग नंबर 5 दोस्तों 52 से 151 है। ठीक है। और सबसे बड़ा भाग दोस्तों यही है, 52 से लेकर 151 है। इसके अंदर 52 से 62 जो था वो राष्ट्रपति था। ये दोस्तों चैप्टर 1 था एग्जीक्यूटिव, 76 नंबर आर्टिकल तक, 52 से लेकर 76 तक। ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव थे जो एग्जीक्यूट करते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों पढ़ा। राष्ट्रपति क्या था दोस्तों, एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव क्या था, एग्जीक्यूशन का हेड था। ठीक है। यूनियन के एग्जीक्यूशन का क्या था दोस्तों, हेड था। राइट। राष्ट्रपति के नाम से दोस्तों क्या है, सारे काम होते हैं। और इसके बाद क्या था, डिफेंस फोर्सेस का क्या था दोस्तों, सुप्रीम कमांड, फर्स्ट सिटीजन कहलाता है। इसके बाद राष्ट्रपति की योग्यताएं अपनों ने पढ़ी। 35 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है। शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, सीजीआई दिलाता है। ठीक है। हटाया कैसे जा सकता है, महाभियोग के प्रोसेस के द्वारा। ये पूरा प्रोसेस अपनों ने पढ़ा। उपराष्ट्रपति के अंदर भी दोस्तों क्या है, बहुत सारी सिमिलर बातें थी, लेकिन ये था एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। फिर दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, जो क्या है एग्जीक्यूटिव्स को क्या है हेल्प करती है, राष्ट्रपति को क्या है दोस्तों हेल्प करती है। जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। 76 में क्या पढ़ा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। ये कौन होता है, सरकारी वकील होता है। राइट। तो ये क्या हो गया, महान्यायवादी, सरकार की तरफ से क्या है दोस्तों केस लड़ता है। इसके बाद दोस्तों एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करके अपनों ने लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे। ठीक है। ये था 76 तक, ये खत्म हो गया। ठीक है। ये दोस्तों 79 से लेके 122 तक, 79 से लेके 122 तक। राइट। 78 तक भी दोस्तों 52 से लेकर 78 तक इसी में ही एग्जीक्यूटिव में। राइट। 79 से लेकर 85 तक क्या था, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में लोगों को पता, संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है। लोकसभा होती है लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस। ठीक है। इसमें 25 साल उम्र की रिक्वायरमेंट है। इसमें 30 साल उम्र की कम से कम रिक्वायरमेंट है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में दोस्तों 35 साल होनी चाहिए। ठीक है। इसकी दोस्तों मैक्सिमम सीटों के बारे में अपनों ने डिस्कस करा। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने 86 से लेकर 100 तक डिस्कस करा, जिसके अंदर सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उस लोकसभा उपाध्यक्ष की बातें थी। ठीक है। तो दोस्तों 86 से लेकर 100 तक क्या था, बहुत इजी बातें थी। सभापति, उपसभापति अपनों ने पढ़ा। ठीक है। बाद में देखा कि सभापति छुट्टी चला जाए या कोई और वजह से सभापति नहीं हो तो उपसभापति उनका कार्यभार संभालेंगे। ठीक है। सभापति दोस्तों क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही होते हैं। वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, वो अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देंगे। उपसभापति के दोस्तों किसको देंगे, सभापति को देंगे। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोस्तों आपस में एक दूसरे को दे लेते हैं ये त्यागपत्र। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपनों ने पढ़ा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में भी यही था, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष होगा। ठीक है। ये दोनों क्या है, लोग सदन में से ही चुने जाते हैं। राइट। इसके बाद दोस्तों 100 नंबर में क्या था कि गणपूर्ति कोरम थी। राइट। इसके अंदर 2 बातें थी। एक तो था कि कम से कम 10% लोग जो क्या है सदन के अंदर उपस्थित होंगे, तभी क्या है सदन आगे कार्रवाई करेगा। ठीक है। पार्लियामेंट के दोस्तों दोनों सदन है, उसके अंदर गणपूर्ति कोरम मतलब 10% लोग कम से कम टोटल सीटों का अगर होंगे तो ही क्या सदन आगे कार्रवाई करेगा। ठीक है। दूसरा प्रावधान ये था दोस्तों 10% से ज़्यादा है लेकिन 100% नहीं है, तो भी दोस्तों 100% नहीं होने के बावजूद भी क्या है, अगर वोटिंग हो जाती है, बिल पास हो जाता है तो उसको पास माना जाएगा। ठीक है। 100% उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, 10% अनुपस्थिति कम से कम अनिवार्य है। राइट। तो आज दोस्तों अपने 101 से लेके आगे 100 ऑन डिस्कस करेंगे। 101 नंबर देखिए दोस्तों क्या दिया है, वेकेशन ऑफ सीट। ठीक है। 100 नंबर में दोस्तों गणपूर्ति कोरम पढ़ा। अब पढ़ते हैं वेकेशन ऑफ सीट्स। ठीक है। संसद के सदस्यों की पद रिक्ति के बारे में कि पद रिक्त कैसे कैसे हो सकता है। पहला देखिए, नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर ऐसा है तो उस मेंबर को एक सदन से सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसा हो गया, मान लो दोस्तों लोकसभा से चुनाव लड़ लिया और लोकसभा में दोस्तों क्या है बंदा जीत लिया। ठीक है। तो लोकसभा के अंदर भी मेंबर है। फिर दोस्तों राज्यसभा का चुनाव हुआ, वहाँ से भी क्या है उसको जीत हासिल होगी। तो
ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों सदनों का सदस्य हो, एक सदन से क्या उसको सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, इजी सी बात थी एकदम, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, 2 नंबर देखिए, द नो पर्सन शैल बी ए मेंबर बोथ ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ ए हाउस ऑफ ए लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। ठीक है, इसके अंदर बोल दिया कि नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ बोथ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का भी सदस्य है वो, किसी एक का मान लो। ठीक है, संसद का सदस्य है। दूसरा, राज्य की विधानसभा का भी सदस्य है, राज्य की विधानसभा का भी सदस्य है। ठीक है, लेजिस्लेचर का भी सदस्य है। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इसका मतलब होगा कि सेंटर के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है उसका भी, और दोस्तों स्टेट की लेजिस्लेचर होती है उसका भी हिस्सा है। ठीक है, राज्य की विधानसभा या विधानमंडल कोई सा भी इसके अंदर नहीं दे रखा है, हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर दे रखा है। अगर ऐसा पर्सन पाया जाता है तो उसे लेजिस्लेचर से स्वतः ही त्याग कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट से नहीं बोला, स्टेट की लेजिस्लेचर से बोला है, उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। यदि वह त्याग नहीं करता है तो उस पर्सन की सीट को पार्लियामेंट में वैकेंट कर देंगे। ठीक है, या तो वो त्याग पत्र दे दे कि भैया मैं स्टेट से हट गया, तो ठीक है कि वो पार्लियामेंट में उसको रख लेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो स्वतः ही उसको पार्लियामेंट से दोस्तों उसको बाहर निकाल देंगे। राइट, तो 2 नंबर कंप्लीट हुआ। पहला क्या था, संसद के दोनों सदनों का सदस्य है, तो सदस्यता दोस्तों क्या है, एक ही सदन की उसके पास रहेगी। दूसरा बोल दिया पार्लियामेंट का भी सदस्य है, स्टेट की लेजिस्लेचर का भी सदस्य है, तो कायदे से क्या होना चाहिए, लेजिस्लेचर से वो त्याग दे, अगर नहीं त्यागता है तो ये बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 3 नंबर देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 102 के तहत डिस्क्वालीफाइड होता है, अनुच्छेद 102 के तहत डिस्क्वालीफाइड होता है संसद का कोई सदस्य या संसद का कोई सदस्य सभापति या अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है तथा त्याग पत्र एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इन दोनों केसेस में ही उनकी सीट्स को रिक्त माना जाएगा। अब दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, अनुच्छेद 102 के तहत डिस्क्वालीफाइड होता है तो संसद का कोई सदस्य है। तो अब संसद का सदस्यों की दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप जो है, आर्टिकल 102 नंबर जो है अभी अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर 4-5 पॉइंट दिए गए हैं कि उसके अंदर भी पागल दिवालिया घोषित हो गया, या और बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, या तो उसके तहत डिस्क्वालीफाई हो जाए, या संसद का कोई सदस्य सभापति या अध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे। ठीक है, उनको रेजिग्नेशन लेटर दे दे, और दोस्तों वो संसद के सभापति और अध्यक्ष जो हैं उस त्याग पत्र को एक्सेप्ट भी कर ले, तो इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या उनकी सीट को रिक्त माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी बातें हैं। दोनों सदन की सदस्यता ले ली, एक सदन छोड़ दे, पार्लियामेंट की ले ली, स्टेट के लेजिस्लेचर की भी ले ली, तो इसको छोड़ दे, कायदे से नहीं देंगे तो यहाँ से बाहर निकाल देंगे। 3 नंबर में 102 के तहत डिस्क्वालीफाई हो गया या अपना त्याग पत्र दे दिया तो भी सीट को रिक्त माना जाएगा। 4 नंबर में देखिए, इफ़ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days a member of either house of parliament is without permission of the house absent from all meetings, the house may declare his seat vacant। ठीक है, अगर दोस्तों 60 दिन तक लगातार पार्लियामेंट के कोई भी सदन का सदस्य विदाउट परमिशन अगर हाउस से एब्सेंट रहता है, उसकी सारी मीटिंग से एब्सेंट रहता है, तो उस हाउस के अंदर उसकी सीट को वैकेंट माना जाएगा, वैकेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, पीरियड कितना हुआ दोस्तों, 60 दिन तक अनुपस्थिति। ठीक है, विदाउट परमिशन सभी मीटिंग से क्या है, आपको अगर आप नहीं आते हो तो आपको क्या है, आपकी सीट को वैकेंट माना जाएगा। ठीक है, 4 नंबर के अंदर ये बात होगी। ठीक है, संसद के सदस्यों की पद रिक्ति समझ में आई दोस्तों आपको, बहुत ईजी है। पहले में दोनों हाउस बोल दिया पार्लियामेंट, एक बार सेंटर बोल दिया, स्टेट बोल दिया। 3 नंबर में 102 के अंदर जो बातें हैं या तो वैसे दे दे या त्याग पत्र दे दे। चौथे में बोल दिया 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित हो, ठीक है, सारी मीटिंग से, तो भी वीकेंड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब नेक्स्ट दोस्तों, इस 60 दिन को काउंट करने के लिए क्या है, एक और क्लॉज दिया गया है नीचे नोट के अंदर। ठीक है, इन 60 दिनों के अंदर दोस्तों वो दिन काउंट नहीं होंगे जिसके अंदर सत्र जो है सत्रावसित रहा हो। ठीक है, सत्र जो संसद जो है वो सत्र में नहीं रही हो। ठीक है, इसके अंदर वो लिखा हो दोस्तों प्रोरोगेशन रहा हो, सत्रावसान रहा हो। एक तो ये हो गया, या दोस्तों सत्र 4 दिन तक लगातार क्या हो, स्थगित रहा हो, पोस्टपोन रहा हो। ठीक है, समझ में आई दोस्तों, बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीत सत्र है। ठीक है, या तो क्या है कि मान लो बजट सत्र के अंदर कोई बंदा था, ठीक है, उसको बुलाया, या मानसून सत्र मान लो या शीत सत्र मान लो, किसी भी मतलब एमपी को बुलाया, ठीक है, सांसद को बुलाया, ठीक है, और वो नहीं आया। ठीक है, और दोस्तों वो सत्र जो क्या था वो 30 दिन तक ही चला था मान लो। ठीक है, तो 60 दिन लगातार तो एब्सेंट नहीं हुआ।
ठीक है। मान लो मानसून 70 में उसको बुलाया, 30 दिन तक मानसून 70 चला, ठीक है, और वो बंदा नहीं आया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है, ये 70 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसके बीच जब ये मानसून 70 अब शीत 70 आएगा तो इस बीच के पीरियड को काउंट नहीं करेंगे अपने। शीत 70 के अंदर आएगा नहीं आएगा या मेरे को नहीं पता अभी, ठीक है। तो ये काउंट पीरियड, बीच का पीरियड जो काउंट है वो नहीं करेंगे अपने। शीत 70 के अंदर भी दोस्तों 30 दिन वो लगातार नहीं आता, ठीक है। तो 60 दिन हो गए, तब उसको क्या है दोस्तों, उसकी सीट को वैकेंट माना जाएगा, ठीक है। अब मान लो 30 दिन वो मानसून 70 के अंदर नहीं आया, शीत 70 आ गया। शीत 70 के अंदर दोस्तों ऐसा हुआ कि मान लो पहले 15 दिन तो शीत 70 सही चला, बाद में दोस्तों लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ पे जूते चप्पलें फेंकने लग गए लोग आपस में। तो फिर इसके बाद ये सदन जो है क्या है 10 दिन तक स्थगित रहा, ठीक है। तो यह 4 दिन से ज़्यादा अगर लगातार स्थगित रहता है तो क्या है, ये अवधि भी काउंट नहीं होगी। तो टोटल कितने हुए, 45 दिन हो गए, ठीक है। 10 दिन क्या है सदन स्थगित रहा, 11वें दिन क्या है वो आ गया बंदा, ठीक है, जो एमपी था, सांसद था, तो उसकी क्या सीट को वैकेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। मोटी मोटी बातें समझ में आई दोस्तों। या तो 70 क्या 70 अवसित रहो, 70 समाप्त हो गया, या 4 दिन से ज़्यादा वो स्थगित रहा हो तो उस पीरियड को क्या है उस 60 दिन के अंदर काउंट नहीं करेंगे अपने। तो आगे देखिए दोस्तों, 101 नंबर हो गया कंप्लीट। 102 नंबर देखिए, डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, ठीक है। संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं। जो संसद के सदस्य हैं दोस्तों वो कैसे कैसे अयोग्य हो जाएंगे, ठीक है, उनको डिसक्वालीफाई करा जाएगा। तो वो सारी कंडीशन क्या है इसके अंदर बताई गई है। ए पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एक पर्सन को दोस्तों डिसक्वालीफाइड माना जाएगा, ठीक है, क्या चुनने के लिए, संसद के कोई भी सदन का सदस्य चुनने के लिए, अगर वो पर्सन कोई लाभ का पद धारण कर ले दोस्तों, ठीक है। इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है दोस्तों, दिमाग से वो क्या है, पैदल है, दिवालिया है, पागल है वो दोस्तों, ठीक है, ऐसे बोलो पागल है वो, ठीक है। इंसॉल्वेंट, दिवालिया है दोस्तों, उसके पास कोई भी क्या है फाइनेंशियल, उसका जो स्टेटस है वो ठीक नहीं है, राइट। कर्जा ले लिया और क्या है बैंक का चुका नहीं रहा, ठीक है, 20 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया, चुका नहीं रहा, ठीक है, उसके पास पैसा ही नहीं है तो दिवालिया हो गया। विदेशी नागरिकता दोस्तों प्राप्त कर ली तो उस केस के अंदर भी क्या है, संसद के सदस्यों को अयोग्य माना जाएगा संसद में बैठने के लिए, संसद की सदस्यता के लिए, ठीक है। विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली, राइट, ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गया, न्यूजीलैंड में जाके बस गया, ठीक है, यूरोप चला गया। संसद के द्वारा बनाए गए कोई कानून द्वारा अयोग्य ठहराया जाए तो भी संसद के सदस्य को अयोग्य माना जा सकता है, डिसक्वालीफाई करा जा सकता है, ठीक है। ये 4-5 बातें थी, इजी बातें हैं दोस्तों। 2 नंबर देखिए, अनुसूची 10 के तहत अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है तो भी उसको डिसक्वालीफाई माना जाएगा। अब दोस्तों अनुसूची 10 क्या है, वो क्या है, दल बदल। दल बदल का मतलब क्या है दोस्तों, चुनाव जीत लिया बीजेपी से, ठीक है, सांसद बन गया, बाद में कहेगा मैं तो कांग्रेस में जा रहा हूँ, ठीक है, कांग्रेस से चुनाव जीत लिया, वो कहता है मैं आम आदमी पार्टी में जा रहा हूँ, ठीक है, आम आदमी पार्टी से जीत लिया तो क्या है कांग्रेस में जा रहा हूँ, कांग्रेस से जीत ले बोलिए बीजेपी में जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों दल बदल क्या है आप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या है सरकार की स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लोकसभा के अंदर दोस्तों आपको मेजोरिटी मिल गई, लेकिन आपके 20 सांसद बोलने लगे हम तो बीजेपी मान लो जीत गई, ठीक है, वो कहेंगे हम तो कांग्रेस में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, राइट, या इन दोनों में से जीत के वो करें हम बीजेपी में जा रहे हैं। तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या है, उन पे दल बदल का कानून लागू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे तो क्या सरकार स्टेबल रह ही नहीं सकती अगर एक बंदा दूसरे पार्टी में जाने लग गया तो, राइट। अब दोस्तों 12 जो अनुसूची है हमारा, उसको याद करने का तरीका आपको एक बार और बता देता हूँ। पहली अनुसूची क्या है दोस्तों, राज्य। आर्टिकल नंबर 1 के अंदर पढ़ा था इंडिया दैट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा दोस्तों 2 नंबर का पैसा सबको चाहिए, तनख्वाह सबको चाहिए। तीसरा दोस्तों पैसा आते ही पहला आ गया राज्य है, दूसरा तनख्वाह आते ही दोस्तों पैसा आते ही शपथ ले ली, शपथ लेके राज्यसभा में चला गया, वहाँ दोस्तों SC ST और ST का कानून बना दिया, ठीक है। शक्तियाँ दोस्तों, SC ST का कानून बनाते ही दोस्तों शक्ति आ गई, भाषा आ गई, भाषा आते ही दोस्तों क्या है, शक्ति आ गई, भाषा आ गई, पैसा आ गया, ज़मीनें खरीद ली, ठीक है। ज़मीनें खरीदते ही दोस्तों आपको दल बदल भी कर सकते हो आप, ठीक है, दल बदल दोस्तों अपने गांव और शहर में कर लिया, ठीक है। राज्य, तनख्वाह, शपथ, राज्यसभा, SC ST ST, शक्ति, भाषा, ज़मीन, दल बदल, गाँव शहर, ज़मीन, दल बदल, गाँव शहर, ज़मीन, दल बदल, गाँव शहर, राइट, याद हुआ दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 103 नंबर आर्टिकल में क्या बातें बोल रहे हैं, ठीक है। डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 102 अपनों ने अभी जस्ट पढ़ा है, उसके अंदर क्लॉज 1 जो था उसके अंदर डिसक्वालिफिकेशन की कुछ बातें थी, जैसे वो पागल दिवालिया हो गया, अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट है, राइट, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली,
तो इन चीज़ों पे दोस्तों डिसीजन देने के लिए, मान लो 2 नंबर क्या था, दल बदल कर लिया, तो इन चीज़ों पे डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, अगर आर्टिकल नंबर 102 के अंदर किसी भी प्रश्न का निर्णय क्या है, प्रेसिडेंट करेंगे। सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें दोस्तों क्या है, डिसाइड होगी, जांच होगी, लेकिन लास्ट में जो निर्णय जो होगा, डिसीजन जो होगा, वो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102, the question shall be referred for the decision of the president and his decision shall be final। ठीक है, if any question arises, अगर कोई प्रश्न उठता है as to whether, क्या कि ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के संसद के दोनों सदनों के, संसद के किसी भी सदन का सदस्य अगर सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस, अगर दोस्तों संसद के किसी भी सदन का सदस्य डिस्क्वालिफाइड होता है क्लॉज 1 के हिसाब से, आर्टिकल 102 के हिसाब से, तो उस क्वेश्चन को दोस्तों डिसीजन के लिए रेफ़र किया जाता है प्रेसिडेंट को, और दोस्तों उनका डिसीजन क्या फाइनल होता है। ठीक है, अंग्रेजी समझ में आई दोस्तों आपको, राइट। 2 नंबर देखिए, बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन दोस्तों क्या होता है, चुनाव आयोग होता है। ठीक है, जो चुनाव करवाता है हमारे देश के अंदर। तो प्रेसिडेंट जो है ऐसे ही डिसीजन नहीं दे देंगे। प्रेसिडेंट दोस्तों सहायता किसकी लेंगे, किसकी सलाह पर काम करेंगे। जनरली दोस्तों प्रेसिडेंट जो क्या है प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको तुक्का लगाना हो, प्रेसिडेंट की सलाह की बात आ जाए, तो आप प्रधानमंत्री लगा दोगे तो आपका 99% चांसेस है कि सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर 103 आर्टिकल की बात करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, उस पर डिसीजन की बात करेंगे, तो दोस्तों चुनाव आयोग की सलाह जो है दैट इज़ मस्ट। ठीक है, तो 103 नंबर समझ में आई बातें आपको। 104 देखिए, पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि कोई, हिंदी में लिखा हुआ देखो साफ साफ, यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेता है, इफ़ एनी पर्सन हैव टेकन एन ऑथ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 99, देन पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट का मेंबर ही तो बने हैं ओथ लेके, यदि बाद में वह किसी वजह से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई की दोस्तों बातें हमने 102 में पढ़ ली। ठीक है, तो इसके बावजूद वह वोट करता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो 99 के तहत क्या दोस्तों, पार्लियामेंट के बंदे ने क्या है, शपथ ले ली। 99 में अपनों ने पढ़ा था ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द, संसद के सदस्यों की ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, तो 99 के तहत शपथ ले ली, पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, लेकिन बाद में डिस्क्वालीफाई हो गया किसी भी वजह से, भले आर्टिकल 102 के हिसाब से या कोई और के हिसाब से। ठीक है, इसके बावजूद वह वोट करती, संसद में बैठा था और चुपके से दोस्तों उसने वोट कर दिया। संसद तो अगर ऐसा कर देता है तो संसद में उस पर 500 रुपये, जितने दिन उसने गलत वोट किया है प्रतिदिन के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। ठीक है, 500 रुपया दोस्तों प्रतिदिन के हिसाब से क्या है, उसको दंड का भुगतान करना पड़ेगा। राइट, समझ में आई दोस्तों बातें। तो 103 हुआ, 104 हुआ, आगे चलिए 105 देखिए दोस्तों, पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स एंड कमेटीज देयर ऑफ। ठीक है, शक्तियाँ, ठीक है दोस्तों, प्रिविलेज, लाभ किसका, संसद के हाउसेस का। ठीक है, लोकसभा राज्य के जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ पावर्स दी गई है दोस्तों, प्रिविलेजेस दिए गए, एंड द मेंबर्स एंड कमेटीज देयर ऑफ। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों मोटी मोटी बात, इस आर्टिकल को पढ़ाने के पीछे का मकसद है इसका क्लॉज नंबर 2 पढ़ाना। ठीक है, ये तो सबको पता है, देयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको जो बातें बोलनी है आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन संविधान को ध्यान में रखते हुए, इसकी गरिमा को, इसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। राइट, 2 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, संसद के सदस्यों द्वारा पार्लियामेंट में उनके द्वारा कोई भी बोली गई बात, ठीक है, संसद के सदस्य हैं दोस्तों, पार्लियामेंट में वो कोई भी उनके द्वारा बोली गई बात, ठीक है, भले ही वो कोई सी भी बात हो, बिल के ऊपर चर्चा हो, विधेयक के ऊपर चर्चा हो, ठीक है, या दिए गए वे वोट, वो कोई वोट दे देते हैं किसी बिल के, मान लो जीएसटी था, किसी ने इसके फेवर में वोट डाल दिया और किसी ने दोस्तों इसके अगेंस्ट में वोट डाल दिया। ठीक है, कृषि कानून था, कृषि कानून के दोस्तों कुछ ने फेवर में वोट डाल दिया, कुछ ने दोस्तों इसके अगेंस्ट में वोट डाल दिया। धारा 370 का दोस्तों कानून था, ठीक है, उसमें किसी ने फेवर में डाल दिया, किसी ने क्या था दोस्तों इसके अगेंस्ट में डाल दिया। तो कोई सा भी विधेयक हो दोस्तों, उसके मान लो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट था, किसी ने फेवर में डाल दिया, किसी ने अगेंस्ट में डाल दिया, तो या इसके अंदर कोई भी उन्होंने बात बोली, राइट, तो उस केस के अंदर या तो वो कोई बात बोलते हैं या कोई वोट डालते हैं,
तो इन दोनों ही केसेस के अंदर उनके खिलाफ़ कोर्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई भी कोर्ट केस दोस्तों क्या है नहीं किया जा सकता, राइट। तो इसके पीछे दोस्तों एक रीज़न ये भी है कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव जो हैं, और दोस्तों हमारी जो जुडिशरी जो है, ठीक है, हमारी दोस्तों जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, हमारी दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, और दोस्तों हमारी जो जुडिशरी जो है वो न्यायपालिका है, ये दोस्तों इनकी शक्तियों का पृथक्करण है, एक दूसरे के अंदर ये इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। कई बार दोस्तों हमारे जो एग्जीक्यूटिव जो हैं, सॉरी लेजिस्लेचर जो है, विधायिका जो है, वो क्या करती है, जुडिशरी से संबंधित दोस्तों कानून बनाती है, ठीक है। जैसे काफ़ी साल पहले की बात है जब कोर्ट्स के अंदर दोस्तों जो इनका कॉलेजियम का सिस्टम है, जजेस के चुनने का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट कुछ कानून बना रही थी, ठीक है, तो इनकी कुछ कमेटी बनेगी, उसके अंदर एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो दोस्तों इसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया कि ये आप क्या है जुडिशरी के अंदर टांग अड़ा रहे हो हमारे काम के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो स्वतंत्र जो हमारा निकाय है, जो हमारा इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसकी दोस्तों स्वायत्तता विल बी हैम्पर्ड बाय मेकिंग दीज काइंड ऑफ लॉस, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई। 106 नंबर देखिए दोस्तों, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स। संसद के सदस्यों के दोस्तों वेतन और भत्ते क्या है, निर्धारित किए जाएंगे संसद के द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से, संसद के द्वारा बनाए गए लॉज के हिसाब से, ठीक है। समझ में आई दोस्तों 106 तक बातें। आगे चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आर्टिकल नंबर है 107 107 प्रोविज़न हैज़ टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, ठीक है। दोस्तों जो विधेयक होता है, जो बिल्स होते हैं, उनको इंट्रोडक्शन और उनको पास करने के बारे में क्या है कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विधेयकों को लाना तथा पारित करना। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, इसको लाए, और पासिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है, पारित करना, ठीक है। पहले तो दोस्तों बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेयक, ठीक है। बिल को क्या बोलेंगे दोस्तों, विधेयक बोलेंगे। अब दोस्तों ये विधेयक जब मेजोरिटी से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे, तो ये दोस्तों बिल क्या है, ये लॉ बन जाता है, ये दोस्तों एक्ट बन जाता है, ये दोस्तों कानून बन जाता है। पहले तो इन शब्दों से आप क्या है फैमिलियर हो जाइए। बिल और एक्ट के अंदर क्या अंतर है। बिल मतलब क्या है, विधेयक है दोस्तों, बिल क्या है दोस्तों, विधेयक है। लॉ एक्ट क्या है, कानून है, वो कानून बन गया, ठीक है। वो क्या बन गया दोस्तों, कानून। पहले जब दोस्तों जीएसटी नहीं था तो क्या है, ये विधेयक था, बिल के रूप में इसको पेश किया गया। जब ये पारित हो गया तो क्या है दोस्तों, कानून बन गया, जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा, राइट। तो ये हुई बिल, विधेयक और दोस्तों लॉ, कानून, एक्ट के बारे में चर्चा, राइट। अब एक नंबर के अंदर दोस्तों क्या बोला गया है, आर्टिकल 109 जो कि क्या है, मनी बिल या धन विधेयक, तथा आर्टिकल 117 जो कि क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल बिल या वित्त विधेयक को ध्यान में रखते हुए जो इनके नियम हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 109 और 117 के अंदर दोस्तों इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर जो भी प्रावधान है, इनके अधीन रहते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, किसी भी बिल या विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। आपको दोस्तों इतना पढ़ना है, किसी भी बिल या विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वेदर इट इज़ लोकसभा और इट इज़ राज्यसभा, ठीक है। एक नंबर बात समझ में आई। संसद के अंदर, संसद के किसी भी सदन के अंदर किसी भी बिल या विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको क्या है दोस्तों, विधेयकों को लाया जा सकता है पास करवाने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को बातें क्यों बोली, क्योंकि दोस्तों 109 जो है, जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, उसके लिए अलग प्रावधान है, उसको ओनली लोकसभा में ही क्या है पेश किया जा सकता है। इसके लिए, इसलिए ये बात गलत न हो जाए, इसके लिए दोस्तों क्या है, इस प्रावधान को, इस क्लॉज को इसके अंदर जोड़ा कि आर्टिकल नंबर 109 और 117 को क्या है ध्यान में रखते हुए, ठीक है। पहली बात समझ में आई, संसद के किसी भी सदन के अंदर किसी भी विधेयक या बिल को लाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि आर्टिकल 109 और 117 सेटिस्फाइड हो। और दोस्तों आपको याद रखना है 109 के अंदर भी अब मैं बताऊंगा आपको, धन विधेयक ओनली लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक होता क्या है दोस्तों, बिल्स के प्रकार हैं, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। धन विधेयक है, ठीक है, तो धन विधेयक को लोकसभा ही में ही क्यों पेश करेंगे, ठीक है। धन विधेयक होता क्या है, ये आर्टिकल नंबर 109 के अंदर है, ठीक है। तो बिल क्या होता है, विधेयक है, बहुत टाइप के हो सकते हैं, जीएसटी है, ठीक है। इसके तो दोस्तों पैसे से रिलेटेड कुछ बातें थी, ठीक है। तो जीएसटी अलग प्रकार का हो गया, धारा 370 थी, ठीक है, वो अलग था। कृषि कानून थे दोस्तों, आरटीए के अंदर अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्स के प्रकार हो गए,
ठीक है। आरटीआई एक्ट था तो ये अलग एक प्रकार के नियम में संशोधन करना है। धारा 370 थी, ये अलग प्रकार का एक संशोधन है। ठीक है। जीएसटी था तो मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ, टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ बातें थी। ठीक है। टैक्सेस की स्लैब्स के अंदर चेंज करते हैं, वो कुछ बातें होती है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये कानूनों के प्रकार हैं। ठीक है। इसकी कैटेगरी अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है। ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक क्या क्या होता है वो कंडीशन 109 के अंदर बताएंगे। उनको ओनली लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है। और दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांसेस है अगर आपसे आर्टिकल 107 के बारे में पूछेगा तो सवाल, आर्टिकल नंबर 109 के बारे में पूछेगा तो सवाल दोस्तों यहीं से पूछा जा सकता है। ठीक है, कि धन विधेयक ओनली लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 2 नंबर देखिए दोस्तों, आर्टिकल 108 तथा 109 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। 109 तो क्या हुआ, मनी बिल हो गया। 108 क्या है दोस्तों, जॉइंट सीटिंग या संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है। आर्टिकल 108 और 109 को ध्यान में रखते हुए कोई भी विधेयक तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक उस बिल या विधेयक पर सदन के दोनों सदन एग्री नहीं करते। ठीक है। तो एकदम सिंपल बात है, 108 और 109 में को ध्यान में रखना है। 108 जॉइंट सीटिंग वाला है, संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको। और 109 क्या है, मनी बिल वाला। इनको ध्यान में रखते हुए कोई भी विधेयक तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक उस बिल या विधेयक पर दोनों सदन एग्री नहीं करते। ठीक है। ये क्लॉज क्यों जोड़े हैं दोस्तों, आपको मनी बिल से ही लेके बता देता हूँ कि मनी बिल को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और दोस्तों मनी बिल को राज्यसभा के अंदर क्या है, एकमात्र फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाता है। ठीक है। राज्यसभा की मेजोरिटी दोस्तों उस पर आवश्यक नहीं है कि वो उस पर मेजोरिटी से उसको पास करे, वो ओनली 14 दिन तक उसको क्या है, रोक सकती है। ठीक है। तो इसलिए क्या इसके अंदर ये क्लॉज जोड़ दिया 108 और 109 वाले कि आप कि कोई भी बिल है, मान लो सिंपल सा बिल है, तो वो क्या है, सबसे पहले तो सदन के किसी भी सदन में पेश होगा। इन दोनों को ध्यान में रखना है। दूसरा, दोनों सदन उसको पारित कर देते हैं तो वो बिल क्या है, पारित माना जाएगा। ठीक है। लेकिन इन क्लोज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनी बिल के लिए दोस्तों क्या है, अलग से क्लॉजेस हैं। 3 नंबर देखिए, ए बिल पेंडिंग, कोई भी बिल दोस्तों लंबित है, पेंडिंग का मतलब लंबित है, इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। ठीक है। तो कोई भी बिल दोस्तों पेंडिंग है, मान लो बजट सत्र के अंदर कोई भी बिल प्रेजेंट हुआ। ठीक है। और वो बिल जो है, इसके बाद दोस्तों बजट सत्र क्या है, ख़त्म हो गया मान लो किसी वजह से, तो आधा बिल डिस्कस हो गया। ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों वो बिल ऐसा नहीं है कि वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है। उस पर जब नेक्स्ट मानसून सत्र आएगा तो फिर उस बिल पे क्या है, चर्चा करी जाएगी। बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब सत्रावसान, सत्र का समाप्त हो जाना। ठीक है। उसको क्या है, नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों बातें। 107 नंबर है दोस्तों, एक बार सुन लीजिए, रिवाइज़ करवाएंगे जब मैं आपको एक बार और इसको अच्छे से रिवाइज़ करवाऊंगा। ठीक है। 4-5 पॉइंट है 107 नंबर के, थोड़ा सा लेंदी आर्टिकल है। ठीक है। एक बार आप सुन लीजिए, रिवाइज़ करेंगे तो इसको एक बार और अपने पढ़ेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। पहला बोल दिया, संसद के किसी भी सदन में पेश करो कोई भी बिल या विधेयक को। दूसरा, अगर दोनों पास कर देंगे तो उसको पारित माना जाएगा। अगर वो एक सेशन के अंदर पेंडिंग रह गया तो नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको प्रेजेंट कर दो। लेकिन आपको मनी बिल का ध्यान रखना है, आर्टिकल 109 का ध्यान रखना है, 117 का ध्यान रखना है, 108 का ध्यान रखना है, 109 का ध्यान रखना है। ठीक है। 4 नंबर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ 3-4 शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। सत्रावसान का मतलब क्या है दोस्तों, सत्र का या सेशन का समाप्त हो जाना। ठीक है। सेशन कितने हैं दोस्तों, 3 सेशन होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। ठीक है। बजट, मानसून और शीत सत्र, अगर ये सेशन समाप्त हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं सत्रावसान हो गया, प्रोरोगेशन हो गया। विघटन दोस्तों, विघटन का मतलब भंग हो जाना, खत्म कर देना। राष्ट्रपति कर सकते हैं, या दोस्तों इनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति हैं, उनको भंग भी कर सकते हैं। ठीक है। एक तो हो गया दोस्तों भंग, एकदम खत्म ही कर दिया उन्होंने। एक हो गया दोस्तों स्थगित, कार्यवाही 4 दिन बाद होगी। ठीक है। इसको दोस्तों आज नहीं कल पढ़ेंगे, अपने करते रहते हैं स्थगित अपनी बातों को। प्रोक्रास्टिनेट हम करते रहते हैं कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे। तो चीज़ों को क्या है, स्थगित करना। ऐसे ही दोस्तों क्या है, सेशन को स्थगित कर दिया, 4 दिन बाद आ जाना। आहूत करना दोस्तों, या इसको बोलते हैं बुलाना या कॉल करना। ठीक है। तो ये 4 शब्द भी आपको याद रखना है। कॉल करने को दोस्तों, राष्ट्रपति ने आहूत करी मीटिंग। आहूत का मतलब क्या है, बुलाया लोगों को। ठीक है। 3 पॉइंट हुआ। चौथा देखिए, ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा से पारित, लोकसभा में पारित होने से पहले ही लोकसभा विघटित हो गई तो वो बिल लोकसभा के नेक्स्ट सेशन तक पेंडिंग रहेगा। लोकसभा के नेक्स्ट बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1 नंबर पॉइंट के अंदर मैंने बताया कि ये पार्लियामेंट है, ये हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट या संसद के सदन है। एक है दोस्तों लोकसभा, एक है राज्यसभा। अब बिल को क्या है, किसी भी के अंदर इंट्रोड्यूस करो, दोनों अगर उसको पास कर देंगे तो पास माना जाएगा।
ठीक है। अब दोस्तों एक सत्र ख़त्म हो गया, ठीक है, फिर पेंडिंग है। अगर एक सत्र दोस्तों ख़त्म हो गया, बजट सत्र या मानसून सत्र या शीत सत्र, अगर वो पेंडिंग है तो नेक्स्ट सत्र के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चौथा देखिए दोस्तों क्या है, ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच हैज़ नॉट बीन पास बाय द हाउस ऑफ द पीपल शैल नॉट लेस फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। पहले क्या हुआ दोस्तों, बिल को इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा के अंदर, ठीक है, राज्यसभा के अंदर बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया और राज्यसभा के वो बिल पारित हो गया और लोकसभा में चला गया, ठीक है। लोकसभा में दोस्तों जैसे ही गया, ये क्या है, लोकसभा का सत्र खत्म हो गया, ठीक है, या दोस्तों ये क्या है, भंग हो गई, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से मान लो विघटित हो गई, ठीक है, तो कोई भी रीज़न से अगर दोस्तों लोकसभा उस समय पे सत्र में नहीं है तो वो बिल दोस्तों लोकसभा के नेक्स्ट सेक्शन तक पेंडिंग रहेगा और लोकसभा के नेक्स्ट बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। अगर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा का सेशन खत्म हुआ, लोकसभा विघटित हुई, डिसोल्यूशन हुआ, तो उसके नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों 5 नंबर के अंदर क्या है, इसका अपोजिट है, ए बिल विच इज़ पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल और विच हैविंग बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 लैप्सेस ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। अब दोस्तों बिल को इंट्रोड्यूस किया है आपने हाउस ऑफ द पीपल के अंदर, ठीक है। ये लोकसभा था, राज्यसभा था, आप यहाँ पे ले आए लोकसभा के अंदर, ठीक है। कोई भी बिल आपको आप इसके अंदर लोकसभा के अंदर ले आए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसने क्या है, लोकसभा से मान लो वो पास हो गया बिल, अब दोस्तों वो क्या है, राज्यसभा के अंदर जाएगा, राइट। अब वो दोस्तों क्या है, राज्यसभा के अंदर जाएगा। अब दोस्तों इस बीच में अगर लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा ख़त्म हो गई, तो वो बिल भी क्या है दोस्तों, लैप्स कर जाएगा, ठीक है। वो बिल भी क्या है दोस्तों, लैप्स कर जाएगा। अब दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ोगे, ए बिल विच इज़ पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल और हैविंग बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 लैप्सेस। अब दोस्तों यहाँ से सब क्लोज खत्म हुआ है, ये पूरा सब क्लोज था। ए बिल लैप्सेस ऑन ए डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, ये पूरा सब क्लोज था। ये इसके सपोर्ट के अंदर क्या है दोस्तों, लाइनें बताई गई थी, ठीक है। तो समझ में आई दोस्तों बातें। 1 नंबर हुआ किसी भी सदन में पेश करो, 2 नंबर दोनों सदन पारित करेंगे, 3 नंबर एक अगर पेंडिंग है तो नेक्स्ट सेशन में जाएगा, 4 नंबर दोस्तों राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो लोकसभा अगर विघटित हो गई तो नेक्स्ट सेशन में करोगे, अगर लोकसभा के अंदर प्रेजेंट हुआ, ठीक है, राज्यसभा में गया, उस केस के अंदर लोकसभा अगर विघटित हो गई तो वो बिल भी क्या है, लैप्स माना जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर हुआ दोस्तों। आगे चलिए। अब नेक्स्ट दोस्तों 108 नंबर आर्टिकल है जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में, ठीक है। दोस्तों ये भी काफ़ी लेंथी क्या है आर्टिकल है, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझ बढ़ाने के लिए क्या है हमारी बहुत ज़रूरी है आर्टिकल्स, ठीक है। तो आज अपनों ने दोस्तों क्या है 101 से लेके 107 तक डिस्कस करा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पढ़ने से पहले क्या इनको थोड़ा रिवाइज़ करेंगे ताकि चीज़ें क्या है दोस्तों बिखरे ना, जुड़ी रहे, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करना चाहूँगा मैं। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से कर दिएगा और शेयर दोस्तों आप जहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो, दोस्तों को बता सकते हो, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।